अगर मैं आपसे पूछूं कि 1947 में कौन सी ऐसी बात हुई थी जो हम इंडियंस को जानना बेहद ज़रूरी है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑलमोस्ट सभी को ये मालूम है कि ये हमारा इंडिपेंडेंस का साल था, जहां 150 ईयर्स के लंबे पीरियड के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया को आज़ाद किया। मगर बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि 1857 में भी हमारा देश आज़ाद हुआ था। वो आज़ादी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब आप कहेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, थे तो दोनों ब्रिटिशर्स ही। तो आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स होने के साथ साथ एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी भी थी, जिसका काम था भारत में मिल रहे रॉ मटेरियल्स को इंग्लैंड के बाजारों में बेचना, जिसका कुछ हिस्सा ब्रिटिश सरकार को भी जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी प्राइवेट अधिकारी थे, जिनकी ज़्यादातर वफादारी कंपनी की तरफ थी। वही 1857 के बाद आई ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी, जो भारत में ट्रेड के साथ साथ सोशल रिफॉर्म्स को भी इम्प्लीमेंट कर रही थी। लेकिन आखिर क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत की सारी सत्ता अपने हाथों लेनी पड़ी? इसकी वजह है ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज इंडियन प्रिंसली स्टेट्स और नेटिव सोल्जर्स का एक रिवोल्ट, जो भारत को फिर से एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए किया गया था। आज के इस वीडियो में हम इसी रिवोल्ट के बारे में जानेंगे। बैकग्राउंड। किसी भी रिवोल्ट को समझने के लिए उसके पीछे का बैकग्राउंड जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ रीजंस को। रीजन नंबर 1, द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। 1840 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून के तहत कोई भी रूलर्स अपने अडॉप्ट किए हुए संतान को अपना सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था। यह तभी मुमकिन था जब वो संतान आपकी खुद की हो। इस अजीबोगरीबो कानून को लागू करते हुए डलहौजी ने कई रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के हुकूमत के नीचे कर लिया था, जिसमें मुख्य रूप से झांसी, सातारा, नागपुर, जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर थे। रीजन के एनेक्सेशन के साथ साथ वहां की सेना भी डिसबैंड हो जाती थी, लिहाजा कई सैनिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। इस प्रकार का कानून रूलर के साथ साथ बेरोजगार सैनिकों के मन में भी बहुत बड़ा जख्म कर रहा था। एक के बाद एक खाली होते हुए रीजन्स जनता के मन में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी। रीजन नंबर 2, स्प्रेडिंग वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1815 में आम लोगों के लिए एक कानून को बनवाया था, जिसे द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी विरासत वाला कानून भी कहा गया, जिसके मुताबिक केवल क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड लोगों को ही अपने पिता की विरासत मिल सकती थी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि केवल धर्म के आधार पर ये लोग इंडियन से उनका ही हक छीन रहे थे। ये बात साफ साफ क्रिश्चियनिटी को जबरदस्ती थोपने वाली थी। इस इनहेरिटेंस लॉ के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी को भी सख्ती से लागू कर दिया था, जिसकी वजह से भारत में मौजूद पुरोगामी शिक्षा को ठेस पहुंची। ये एक प्रकार से लोगों की भावनाओं के साथ किया गया बहुत बड़ा खिलवाड़ था। रीजन नंबर 3, हेवी टैक्सेस ऑन लैंड। किसानों और जमींदारों से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स का कलेक्शन किया करती थी। इन टैक्सेस की वसूली में कभी छूट नहीं थी, अकाल या फिर कम मुनाफे के बाद भी नहीं। यह एक बात आपको बता दूं कि इंडियन नेटिव बटालियंस में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ज्यादातर किसान एज अ सोल्जर हुआ करते थे। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें रोजगार तो दे रही थी, मगर हेवी टैक्सेस के नाम पर दूसरी तरफ से उनका शोषण भी किया करती थी। लिहाजा कई सोल्जर्स को अपनी जमीनों को कंपनी के नाम कौड़ियों के भाव बेचना पड़ा। इनके बीच का किसान तो मर गया था, मगर सैनिक अभी भी जिंदा था, जो इस दोगली नीतियों का सामना करने के लिए सक्षम था। इन्हीं सैनिकों का इस 1857 के रिवॉल्ट में एक महत्वपूर्ण योगदान मालूम पड़ता है। रीजन नंबर 4, बैड मिलिट्री पॉलिसीज। ब्रिटिश मिलिट्री ट्रूप्स में 87% कंट्रीब्यूशन इंडियंस का था। इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी उन्हें सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिलता। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इंडियंस को ऑफिसर्स का रैंक ना मिलना,
एक रैंक्स के होते हुए भी ब्रिटिश सोल्जर्स को ज्यादा बेनिफिट्स मुहैया कराना, बेहद कम सैलरी देना, ना चाहते हुए भी उन्हें ओवर द सी बैटल के लिए भेजना, एक्सेट्रा। रीजन नंबर 5, द कार्टेजेस इंसिडेंट्स। 1850-17 के रिवॉल्ट का सबसे इमीडिएट कॉज है कार्टेजेस इंसिडेंट्स। इस इंसिडेंट्स के बाद ही सही मायने में 1857 का रिवॉल्ट की शुरुआत हुई। कार्टेजेस, जिसे हम अपनी भाषा में बंदूक की गोली भी कह सकते हैं, जिसके अंदर एक्सप्लोजिव गन पाउडर हुआ करती थी। सैनिक इसके ऊपर के आवरण को अपने दांतों से तोड़कर उसे बंदूक की रॉड के अंदर ठोककर फिर फायर करते थे। इस लंबे प्रोसेस का सबसे क्रूशियल पार्ट था कार्टेजेस के आवरण को अपने दांतों से तोड़ना। रॉयल एनफील्ड, जी हाँ, आपने सही सुना, रॉयल एनफील्ड। ये वही कंपनी है जिसे हम बुलेट बाइक वाली कंपनी के नाम से जानते हैं। इस कंपनी ने 1857 में एक गन को लॉन्च किया जिसके कार्टेजेस भी नए थे। जैसे ही इस गन का लॉन्च हुआ वैसे ही इसके कार्टेजेस के बारे में एक रूमर्स ने जन्म लिया। कुछ लोगों के हिसाब से कार्टेजेस के आवरणों में लगा ग्रीस गाय और सूअर की चर्बी से बनाया जाता था। अब गाय का मांस हिंदू के लिए अपवित्र और सूअर का मांस मुस्लिम के लिए हराम। इस कंट्रोवर्शियल कंडीशन के चलते बैरकपुर में स्थित एक बटालियन के सिपाही मंगल पांडे ने इसी कार्टेजेस की मदद से एक इंग्लिश ऑफिसर्स को घायल कर दिया। ये बात अंग्रेजों को इतनी चुभी कि 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस फांसी वाले इंसिडेंट्स के बाद मेरठ की बटालियन के 85 सोल्जर्स ने भी इन कारतूसों को यूज करने से मना कर दिया। उनके उठाए इस कदम से सरकार ने उन्हें भी बड़ी बेइज्जती के साथ सेवा से निष्कासित कर दिया। बस यही से रिवॉल्ट की शुरुआत होती है। द बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्ट। इस रिवॉल्ट की शुरुआत होती है 24 अप्रैल 1857 में। दिल्ली से लगभग 58 किलोमीटर दूर मेरठ की 3rd नेटिव कैवलरी के सिपाहियों ने इन्हीं कार्टेजेस को यूज करने से मना कर दिया। लिहाजा उनमें से 5 को फांसी दे दी गई और 85 सोल्जर्स को जेल में डाल दिया। इस घटना के बाद उन सोल्जर्स ने रातों रात जेल तोड़ खुद को आजाद कर लिया। इन सभी सोल्जर्स ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारकर अपने उन 5 साथियों के जान का बदला लिया। इसके बाद सैनिकों ने दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। दिल्ली को काबिज करना मतलब हिंदुस्तान को काबिज करना, ऐसा उनका मानना था। फाइनली 11 मई 1857 को ये सभी सोल्जर्स यमुना नदी को पार कर दिल्ली फोर्ट पहुंच जाते हैं। रेड फोर्ट में रहता था एक बूढ़ा बादशाह, नाम बहादुर शाह II। ये मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह था जिसकी सत्ता अपने रेड फोर्ट से महज 10 किलोमीटर तक ही थी। इन सभी सोल्जर्स ने बहादुर शाह को इस मूवमेंट का नेतृत्व करने की गुजारिश की। बादशाह ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब सोल्जर्स को एक लीडर मिल गया था जिसके दम पर वे सारे दिल्ली को अपने अधीन करने निकल पड़े। इन सोल्जर्स ने दिल्ली में काफी कत्लेआम मचाया। राह चलते किसी भी अंग्रेज को या तो ब्रूटली काट डाला या फिर बीच चौराहे में जिंदा जला डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट साइमन फ्रेजर्स को भी बेहद दर्दनाक मौत मिली। पब्लिक ऑफिसेस पर कब्जा कर जला दिया गया। दिल्ली में हो रहे इस महाभीषण संग्राम के चलते इंडिया के बाकी क्षेत्रों में भी क्रांति की ज्वाला धधक उठी, जिसमें सबसे अहम क्षेत्र थे कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी। जिस तरह दिल्ली के लीडर थे बहादुर शाह जफर, उसी तरह इन्हीं बाकी क्षेत्रों को भी कई लीडर्स ने लीड किया। कानपुर को लीड कर रहे थे नाना साहब II, जो अडेप्टेड सन थे बाजीराव II के। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते उन्हें भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने निष्कासित कर दिया था और वे पूना छोड़ बिठूर आ बसे थे। लखनऊ को लीड किया बेगम हजरत महल ने। ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। वाजिद अली से अवध की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा छीन लिया गया था, जिसका रीजन वाजिद अली द्वारा किए जाने वाला मिस गवर्नेंस दिया गया।
अपने पति के साथ हुए इस अन्याय को हजरत महल भूली नहीं थी। लिहाजा उन्होंने इस क्रांति द्वारा अपनी खोई हुई रियासत को फिर से पाने का प्रयास किया, जो उनकी इस लीडरशिप से सामने आया। बरेली को खान बहादुर खान ने लीड किया। खान बहादुर खान के पास उसकी खुद की 40,000 की आर्मी हुआ करती थी। अपनी इतनी बड़ी सेना के साथ वो इस क्रांति का बरेली वाला फ्रंट संभाल रहा था। झांसी को लीड किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। उनके पति गंगाधर राव की मौत के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी उनके एडॉप्टेड बेटे को एज अ रूलर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लिहाजा झांसी एम्पायर कंपनी के अंडर चला गया। इस बात का गुस्सा रानी लक्ष्मीबाई के मन में हमेशा से था। लिहाजा उन्होंने इस क्रांति को इसे एक्सप्रेस करने का रास्ता बनाया। लॉयल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर एक तरफ से देखा जाए तो मोस्टली सारा हिंदुस्तान इस क्रांति के विरोध में नहीं था। कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। उन्हीं की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत को फिर से खटियाने का मौका मिल गया। कम बैक ऑफ ब्रिटिशर्स। भारत में ब्रिटिशर्स के प्रति हो रही हिंसा को इंग्लैंड की अखबारों में एज ए प्रोपोगंडा के तौर पर यूज किया। वैसे भी इंडियन टेरिटरीज को इतनी आसानी से छोड़ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा लॉस था, जिसका वन एंड ओनली रीजन था यहाँ से मिल रहा रॉ मटेरियल। इन रॉ मटेरियल्स के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा रही थी, जो अब बंद हो गया था। लिहाजा इस टेरिटरीज को फिर से एक्वायर करना बेहद जरूरी था। अब बारी थी फिर से कम बैक करने की। तो ब्रिटिश आर्मी ने अपने नेटिव ट्रूप्स को ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के लिए भेजा, जो मुख्य रूप से एक इंग्लिश फौज थी। सबसे पहले दिल्ली को रिकैप्चर करना जरूरी था। इस काम को अंजाम दिया ब्रिटिश सेना के पर्शिया से लौटे आर्मी ट्रूप्स ने। इन ट्रूप्स ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दिल्ली को फिर से ब्रिटिश एम्पायर के अधीन कर लिया। वैसे दिल्ली को हासिल करना इतना भी आसान न था। इन ट्रूप्स को दिल्ली को फिर से हथियाने के लिए 3 महीनों का लंबा इंतजार करना पड़ा। ये लड़ाई जुलाई 1857 में शुरू हुई थी और सितंबर 57 में खत्म हुई। दिल्ली की जीत के साथ साथ बहादुर शाह जफर को भी कैद कर लिया। उनके कैद होने के बाद ब्रिटिश एजेंट विलियम हैडसन ने इनके 2 बेटे और एक पोते को मार डाला। 6 दिसंबर 1857 कॉलिन कैम्बेल के लीडरशिप में लड़ी लड़ाई ने कानपुर को भी ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर दिया। वहां के लीडर नाना साहब पेशवा II अपनी इस हार से नेपाल चले गए, जिसके बाद इनके लाइफ के बारे में कोई भी न्यूज नहीं पता चली। एक तरफ से इनका आगे का जीवन गुमनामी में बीता। मार्च 1858 में कॉलिन कैम्बेल के ही नेतृत्व में लखनऊ को रिकैप्चर कर लिया गया। इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स ने नेपाली आर्मी का सहारा लिया था। रिकैप्चर ऑफ द टेरिटरीज की इस दौड़ में सबसे आखिरी में आया रानी लक्ष्मीबाई का झांसी। ह्यूज रोज के नेतृत्व में लड़ी इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई की बुरी तरह से हार हुई। रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़े नाना साहब के निकटतम सेनानी तात्या टोपे ने उनको अपने साथ ले ग्वालियर पर हमला बोल वहां के फोर्ट को जीत लिया। अब इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को तो जीत लिया था, मगर अब झांसी उनके हाथों से निकल चुकी थी। ग्वालियर को जीतने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपनी एक और बटालियन को भेजा, जहां रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई। इस ग्वालियर के फोर्ट के बाहर हुई लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती है। लड़ाई के बीच तात्या टोपे ब्रिटिशर्स को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं, मगर कुछ ही दिनों बाद अल्टीमेटली उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और फांसी दी जाती है। इस आखिरी लड़ाई के साथ साथ लगभग सारी इंडियन टेरिटरी फिर से ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हो जाती है। तो ये थी कहानी 1857 में हुए इस सबसे बड़े रिवॉल्ट की। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस रिवॉल्ट की असफलता के पीछे कई रीजंस है, जिन्हें इस वीडियो में बताना बेहद टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक प्लीज वीडियो को लाइक कर कमेंट करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।